नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करेंगे खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सड़कों की। आखिर सड़कों का क्या हाल है और एक सड़क तो ऐसी है जिसे कि खूनी सड़क कहा जा रहा है। आखिर इस सड़क को खूनी सड़क क्यों कहा जा रहा है, जानते हैं इस खबर को विस्तार से। खूनी सड़क के नाम से मशहूर होती जा रही फरीदाबाद की हार्डवेयर प्याली चौक के बीच की रोड को बनवाने के लिए अब अनशनकारी बाबा रामकेवल ने 3 दिन का सांकेतिक धरना शुरू कर दिया है। पहले दिन इस धरने में बाबा रामकेवल के साथ साथ स्थानीय निवासियों सहित कई संस्थाओं के लोग जुड़े। बाबा ने बड़े ही दुखी मन से कहा, उन्होंने इस टूटी सड़क को बनवाने के लिए पार्षद से लेकर विधायक, मंत्री और छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी साहब तक सभी से गुहार लगा दी है, मगर कोई संतोषजनक जवाब हासिल नहीं हुआ। उन्होंने अब फैसला किया है कि 3 दिन के सांकेतिक धरने के बाद प्रशासन के कानों पर अगर जू नहीं रेंगती तो वो सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। और फरीदाबाद जिले की 4 विधानसभाओं को जोड़ने वाली सड़क आज खुद टूट गई है, मगर चारों विधानसभाओं के विधायकों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिसमें 3 विधायक सत्ता पक्ष के हैं और 1 कांग्रेस का है। उसके बाद भी टूटी पड़ी हुई प्याली चौक और हार्डवेयर चौक की सड़क एक के बाद एक लोगों की जान ले रही है। मात्र 1.5 किलोमीटर की सड़क ने पूरे शहर को त्रस्त किया हुआ है। खूनी सड़क के नाम से मशहूर होती जा रही इस जर्जर सड़क के लिए आवाज उठाने के बाद बजट भी बन गया, मगर वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा और धरातल पर तो सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। आंसू से रोती बिलखती हुई हार्डवेयर प्याली चौक रोड के आंसू पोंछने के लिए अब अनशनकारी बाबा रामकेवल सड़क पर उतर चुके हैं। वो है प्रदर्शन और 3 दिन के बाद में सोमवार से अनशन शुरू करेंगे। ये काम और सुनो, जिस तरह इसके हालात हो गए सड़क के, और ये देखो ये तमाम चिट्ठियाँ पत्रियाँ और वो सब कुछ हम बराबर दे रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप 4/9/2 को ये आरटीआई से हमने जवाब भी मांगा, आरटीआई का जवाब भी नहीं दिया, 10/2 को दिया है। ठीक है, और ये कोई भी एमपी एमएलए बाकी नहीं है इस शहर का, 6 एमएलए और 1 एमपी। ठीक है, सबको चिट्ठी लिखी हुई है और ये आयुक्त साहब को चिट्ठी लिखी हुई है और मिलके भी आया हूँ। ठीक है, और ये एडीसी साहब को भी वो दिया हुआ है। ठीक है, मुख्यमंत्री साहब को भी भेज रखा है। अपने साथियों के साथ आज पहला दिन है, किस तरह से साथ समर्थन दे रहे हैं बाबा को इस सड़क को बनवाने के लिए जो कई जिंदगियां ले चुकी हैं और हादसे भी हो चुके हैं। देखिए, ये जनहित का कार्य है, इसमें हम बाबा जी के हमेशा साथ खड़े हैं और किसी तरह भी बाबा को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम टाइम निकाल के इधर आएंगे, पूरा साथ देंगे इस रोड के लिए। जितने हादसे आप यहाँ पर सुन चुके हैं, इस रोड पर गड्ढे हालात आपने भी देखा, धूल मिट्टी भी, क्योंकि डस्ट पोल्यूशन भी सड़क पर रहता है। डस्ट पोल्यूशन देख लो, अभी निकल के आए हैं, क्या हाल हुआ पड़ा धूल मिट्टी की वजह से परेशान है। जितने भी लोग निकल रहे हैं सब परेशान हैं और कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं बचेगी जो कि जिसमें कुछ नुकसान ना हुआ हो। जो भी गाड़ी इस रास्ते से गुजरेगी उसे ज़रूर कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होगा। और दुर्घटनाएँ जो हो रही हैं आपको सबको पता है कि कितनी दुर्घटनाएँ हो रही हैं इस रोड पे। तो हमारे तो प्रशासन से, सरकार से यही रिक्वेस्ट है इस रोड को। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के भड़ाना चौक के पास गली नंबर 7 में रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली सीवर का ढक्कन टूटने से पलट गई, जिसके नीचे एक महिला व बच्चा दब गया। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने बच्चों को तो सकुशल निकाल लिया, लेकिन बुजुर्ग महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल में दाखिल कराया गया। उसकी हालत अभी चिंताजनक बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच करनी शुरू कर दी है। तस्वीरों में दिखाई दे रही है पलटी हुई जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो रेत से भरी हुई थी, जिसके नीचे एक बुजुर्ग महिला और एक बच्चा दब गया। हादसे के समय मौके पर मौजूद एक बुजुर्ग महिला और युवक ने बताया कि गली में मौजूद एक किराने की दुकान पर वो खरीदारी करने आई थी। उसी समय वहां एक बुजुर्ग महिला और बच्चा भी मौजूद था। इसी दौरान एक रेत से भरी ट्रॉली वहां पर पहुंची और दुकान के सामने सीवर का ढक्कन टूटने से ट्रॉली अचानक ही पलट गई। इसके नीचे बुजुर्ग महिला और बच्चा दब गया, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बमुश्किल निकाल लिया। उन्होंने बताया कि जहां बच्चा सकुशल है तो वहीं बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। और मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर ने बताया कि जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने में हादसा हुआ है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला और बच्चा दब गए हैं। ट्रैक्टर की और सीवर का खड्डा था, वो बैठ गया और पलट की ट्रॉली।
अभी कुछ नहीं कह सकते, हॉस्पिटल भेजे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल से चल रहा है अभी? हाँ, रेस्क्यू जारी है। सर आपका नाम? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर अनिल। जी, मेरा नाम सन्नी वर्मा। क्या हादसा हुआ था आज? ये जी बैठे हुए थे यहाँ पर, ट्रॉली पीछे से आई है और एक साथ ही बच्चा उधर कुछ सामान वगैरह ले रहा होगा, ऐसे में तो अंदर था। फिर ये मतलब एक साथ ही गड्ढा था, इधर लेटरिन गड्ढा था एक तरीके से, गटर का गड्ढा जो होता है उसी के कारण नीचे चला गया ट्रॉली। और हाँ जी, कौन घायल हुआ इसमें? घायल तो जी एक लेडीज थी और एक बच्चा था छोटा। लगभग उम्र कितनी? बच्चे की उम्र होगी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल। इनकी यहाँ वो खड़ा था, दुकान में बैठे हुए थे वो अपनी? हाँ वो अपनी दुकान पे बैठी थी, ट्रॉली एक साथ ही अंदर घुस गई है उसमें। तो लगता है कि अभी कैसी हालत होगी? ज़्यादा गंभीर हालत थी? लेडीज़ की तो गंभीर है, बाकी बच्चा तो सही है। पुलिस मौके पर पहुँच गई थी? हाँ जी, पुलिस तो मौके पे आई गई, लेके तो आई गई पुलिस को मौके पे। खैर अच्छा बोलो उसके बाद। मैं, क्या नाम है आपका? रुक्मणी बाई। आप क्या देखा आपने, कैसे हादसा हुआ था आपके? नहीं, हमने मैं वहाँ खड़ी थी, तो जब ये गाड़ी आई ना तेजी से ला रहा उसके घर में कहा खड़े हो जाओ, अंदर हो जाओ। मैं उठ के उसी गली के अंदर गई और वो उठने लगी, इतने तक गाड़ी पलट गई। यही देखा हमने, वहीं तक गाड़ी पलट गई एकदम। तो आप जब वहाँ खड़े थे तो आप कितनी दूर खड़े हो? ये वहाँ बैठी थी और मैं उसके यहाँ दरवाजे पे आ गई थी। वो अपनी दुकान के दरवाजे बैठी थी, उसके घर के दरवाजे पे आ गई। हाँ, बहुत दूर थी, 2 फुट की दूरी। जैसे ये दूर है इतनी दूर से। तो इतनी गाड़ी जो लोड होकर आ रही थी, कितनी देर लगी आपको? रुक करेंगे अगली खबर की और। गांव फिरोजपुर कला के लोगों के लिए गुरुग्राम के नाम पर बन रहा पुल जी का जंजाल बन चुका है। पहले इसी पुल से लोग अपने खेतों में काम करने के लिए जाते थे, लेकिन वो पुल जर्जर हालत में है और अब नया पुल बनाया जा रहा है, लेकिन वो पुल केवल 4 फुट का ही बनेगा, जिससे उन लोगों को अपने खेती बाड़ी और पशुओं को रखने में परेशानी होगी। इतना ही नहीं, शमशान घाट भी नहर की दूसरी तरफ है, लेकिन 4 फुट का रास्ता छोड़ने से उनका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। अपने सिर पर चारा रख कर ले जाती हुई दिखाई दे रही ये महिलाएं गांव फिरोजपुर कला की है और इनका गांव नहर के दूसरी तरफ है। खेती दूसरी तरफ में है और सारे काम बराबर नहर पर जाने से ही होते हैं। ग्रामीणों की माने तो पीने का पानी भी नहर पार से ही महिलाएं सिर पर रख कर लाती हैं। इसके साथ ही खेतों में भी चारा पशुओं के लिए दूसरी तरफ से ही आता है। नहर के दूसरी तरफ के गांव के शमशान घाट है, जहां के गांव में किसी की मृत्यु होने पर मुर्दों को भी दूसरी तरफ ले जाना पड़ता है। गांव की 90% खेती शहर की दूसरी तरफ है। सरकार द्वारा यहां पर पुराने पुल को तोड़कर नया पुल बनाया जा रहा है, लेकिन पहला पुल करीब 18 फुट चौड़ा था, जिससे कि उनको कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब केवल 4 फुट का है और उसके ऊपर ये पुल बनाया जा रहा है। जो बात है, पहले चौड़ा था और अब 4 फुट का छोड़ा जा रहा है, क्या मामला है? यार रास्ते की बहुत दिक्कत नहीं है जी, गांव वाले रास्ता मांग रहे, डिपार्टमेंट ने रास्ता दिया, 4 फुट का रास्ता दिया नहीं उन्होंने डिपार्टमेंट ने। तो उनके ट्रैक्टर वगैरह हैं, खेती इधर 90% इधर बता रहे हैं। डिपार्टमेंट वाले बताएंगे, बाकी 1 किलोमीटर पुल इधर है, 1 किलोमीटर उधर, दोनों साइड से है रास्ता। खेती के लिए रास्ता है, आदमी के लिए यहाँ से दे दिया है, चारा वगैरह के लिए, पानी वगैरह लेने के लिए। तो मतलब 1 किलोमीटर घूम के जाए। और पानी पत्ता पीने का लेडीज इधर से ही ले जाती है, मटकों में पानी जाता है। अब वो रास्ता बिल्कुल बंद है इधर से, और हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमें पहले रास्ता बनाया जाए कम से कम। तो रास्ता नहीं बना रहे हैं ये लोग? रास्ता 4 फुट का, जो उससे नाज पानी भूस कैसे इधर से लेकर आएंगे? शिकायत की है इसकी तुम? जो सरकार ने या ठेकेदार ने किसी ने भी पास किया, उससे हमारा यातायात और हमारे जो कृषि का जो हमारा काम है वो पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें क्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि अब से 20 दिन पीछे हमारे कृषि का काम चालू होगा। उससे क्या है, हमारा नाज हुआ जैसे, और हमारा भूस हुआ, और हमारा जैसे भैंस वगैरह जो पानी पीने के लिए इस नहर को पार जाती है, अगर हमारी भैंस पार इसके पास नहीं जाएगी तो हमारी भैंस, सबसे पहले समस्या ये है कि वो पानी बिगड़ रह जाएगी। और दूसरी बात है, हमारा जो कृषि का जो काम है, खेती है और जो नाज है और भूस है, वो बिगड़ ट्रॉली या ट्रॉला के बिगड़ नहीं आ सकता गाँव में। अगर आप सक्षम हैं तो जरूरतमंदों की मदद जरूर करें, ये कहना है विधायक राजेश नागर का। विधायक राजेश नागर ने तिगांव विधानसभा क्षेत्र में आने वाले राजीव नगर में जरूरतमंदों को कपड़े बांटे। ये आयोजन बनुवाल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक राजेश नागर ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना हर आदमी का फर्ज है।
हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की मदद जरूर करनी चाहिए। समाज इसी प्रकार चलता है। उन्होंने कहा कि बन्नूवाल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से यहाँ वस्त्र बांटने का कार्यक्रम हुआ है और ये बहुत ही शानदार और पुण्य का काम है, जिसमें भागीदारी कर उन्हें बहुत खुशी मिल रही है। विधायक नागर ने कहा कि समाज के हर वर्ग में खुशियां बांटने का काम हर व्यक्ति को करना चाहिए और वो दिन दूर नहीं जब देश में कोई भी असहाय नहीं रहेगा। आज यहाँ किसानों के नाम पर विपक्ष लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हरियाणा प्रगतिशील किसानों का हमदर्द राज्य बनकर उभरा है। यहाँ पर न केवल किसानों के हित में योजना बनाई जा रही है, बल्कि सही ढंग से क्रियान्वित भी किया जा रहा है। किसानों को उनकी योजनाओं का लाभ सीधे खातों में मिल रहा है और हर वर्ग के लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं। जो हमारे यहाँ के गरीब भाई, माताएं, बहनें और बुजुर्ग हैं, उनको जो वस्त्र कपड़ा वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें हमारी जो बन्नू वेलफेयर समिति है, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ गरीब लोगों के लिए कपड़े दान दिए हैं और उसी के तहत हम यहाँ पर आए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। होडल में नेशनल हाईवे नंबर 19 पर इंडियन गैस के समीप अज्ञात वाहन ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर बैठे पति पत्नी और बच्ची रोड पर गिर पड़े। ये टक्कर इतनी तेज लगी कि बाइक पर बैठे तीनों लोगों में से पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और बच्ची गंभीर अवस्था में घायल है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए शवों को पलवल के नागरिक अस्पताल में भेज दिया है और घायल बच्ची को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक पति पत्नी दोनों यूपी के कोसी के थे। पलवल जिले में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन दुर्घटनाओं में अभी कोई कमी नहीं आ रही है। जिले में इतनी भयंकर दुर्घटनाएं हो रही हैं कि परिवार की मौत हो रही है और परिवारों को ये आगोश में ले रही हैं। ऐसा ही एक मामला आज फिर से सामने आया है, जहां पर यूपी कोसी निवासी विष्णु बाइक पर सवार अपनी पत्नी शशि और बेटी वैष्णवी के साथ अपनी बहन के ससुराल भिड़ूकी से वापस अपने गांव कोसी जा रहे थे। जैसे ही नेशनल हाईवे नंबर 19 पर इंडियन गैस एजेंसी के समीप पहुंचे तो पीछे से एक अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही पति पत्नी की मौत हो गई और बच्ची घायल हो गई। लोगों ने इसकी सूचना होडल थाना पुलिस को दी और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में भेज दिया है। करके चला गया, उसमें अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। तो किस की मौत हुई है? उनमें हमारे लड़के विष्णु की और उसकी घरवाली वाइफ है शशि। तो उनकी उम्र होगी 30-32 साल की और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं 3 और उनका बाप है जो ससुर है, उन बच्चों का जो बाप है उनकी उम्र है 65 साल की उसमें है। और हम थाना होडल में आए हैं। ससुर साहब हमारे बहुत बढ़िया आदमी है, उन्होंने हमें बहुत आदर दिया, सम्मान दिया और हमारा पूरी मदद की है। हम मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति, उसकी घरवाली और एक बच्ची जा रहे थे, जो एक्सीडेंट हो गए, जिस पर मौके पर आईओ भेजा। जो घरवालों ने अभी से कोई बयान लिखित में नहीं दिए हैं, जैसे लिखित में बयान देंगे उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। तो सर इसमें किस की मौत हुई है? इसके अंदर एक विष्णु नाम का है पुत्र सोमलाल, एक कोसी के पास का, एक इसकी घरवाली शशि। इनकी दुर्घटना मौत हुई है। पोस्टमार्टम कराया? हाँ, आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बयान उनकी नहीं कराया अभी घरवालों ने, वो कह रहे हैं जी एक्सीडेंट का मामला है, अभी जांच चल रही है। तो करेंगे अगली खबर की ओर। पलवल के पुराने जीटी रोड पर स्थित रामा सेल्स नाम के शोरूम में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की 3 गाड़ी मौके पर पहुंची और 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से शोरूम में रखे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, एलईडी सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान सभी जलकर खाक हो गए। आग के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। पलवल के पुराने जीटी रोड पर एक 4 मंजिला इलेक्ट्रॉनिक के सामान का शोरूम था और शोरूम में अचानक से आग लग गई। जब आग के बारे में शोरूम के मालिक राम प्रताप को पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस आग से उसका सभी सामान जलकर राख हो गया। शोरूम के मालिक राम प्रताप ने बताया कि पड़ोस के लोगों ने उसके पास फोन किया कि उसके शोरूम में भयंकर आग लगी है। जैसे ही उनको सूचना मिली वो मौके पर पहुंचे तो देखा कि शोरूम की सभी 4 मंजिलों में भयंकर आग लगी हुई है और आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को फोन किया है। पुलिस को फोन किया गया और उसने बताया कि दमकल की गाड़ी
ने यहाँ पहुंची और 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन शोरूम के अंदर रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया है। पता नहीं चला जी क्या कारण है। करीब 3 बजे फ़ोन आया चौकीदार का, तो 3:10 पे हम यहाँ पहुँचे तो बहुत बुरी तरह आग से बिल्डिंग ख़त्म हो चुकी थी। कितनी मंजिला है और क्या क्या सामान आपका? इसमें LED हैं, AC हैं, फ्रिज हैं, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड सारी टोटली 4 मंजिल की डिस्प्ले है। बेसमेंट की डिस्प्ले है और ऊपर LED की है, नीचे वॉशिंग मशीन की है, ऊपर फ्रिज की है, उससे ऊपर स्टॉक है सबका। 4 मंजिल फुल भरा हुआ था। कितना नुकसान है आपका? करीब 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास का नुकसान है। 3:30 बजे सूचना मिली थी कि वो पेट्रोल पंप के सामने रामा सेल्स कॉरपोरेशन है, उसमें LED का उसका शोरूम है, उसमें आग लगी हुई है। तो 2 गाड़ी मैंने भेज दी थी, फिर मैं भी वहाँ पहुँच गया था, मौके पर पहुँच गया था। तो उसमें काफ़ी शटर तोड़ने में हमें जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम आई। फिर वो हमने JCB हेडरा बुलाए, उसकी सहायता से जो शटर तोड़ी और उसमें 3 मंजिल बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड थे, 3 मंजिल थे, उसमें तीनों में आग लगी थी। तो हमारी 4 गाड़ियाँ जो ना 2 घंटे में उस पर काबू पाई। बाकी पूर्ण रूप से हमें 3 घंटे लग गए उसमें आग को बुझाने में, जिसमें काफ़ी LED हैं, TV है, फ्रिज हैं, लैपटॉप थे, ये सारी चीज़ उसमें थी। बात करेंगे अभी पलवल की ही। पलवल के नागरिक अस्पताल में अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर जिले की आशा वर्करों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि अगर जल्द ही सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो वो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेंगी, जिसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार ही होगी। C2 के जिला प्रधान श्रीपाल भाटी ने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन लगाने से हुई आशा वर्कर की मौत के मामले में पानीपत की आशा वर्कर कविता के परिजनों को सरकार द्वारा तुरंत 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाए। उन्होंने कहा कि आशा वर्करों की बहुत पुरानी मांग है कि उन्हें 4000 रुपए का जोखिम भत्ता दिया जाए और गंभीर रूप से बीमार एवं दुर्घटना की शिकार हुई आशा को सरकार के पैनल के अस्पताल में इलाज दिया जाए और सुविधाएं दी जाए। आशा वर्कर को ESI EPF की सुविधा दी जाए। 2018 की नोटिफिकेशन को तुरंत लागू किया जाए। 1 दिन का जिला मुख्यालयों पर धरना है। हरियाणा सरकार ने 2018 में लिखित समझौता किया था, जो अभी तक लागू नहीं किया। इसके अलावा हमें सभी आशा वर्करों को पूरे राज्य में सिम दे दी हैं जियो की, लेकिन मोबाइल नहीं दिया। ये समझौते में हमारा तय हुआ था कि हम मोबाइल भी देंगे और सिम भी देंगे और मोबाइल ऐप से ही सारा काम कराएंगे उसके लिए। और लगातार राज्य के कोऑर्डिनेटर चांद सिंह मदान आशा वर्करों को अम्बाला में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में जाकर धमका रहे हैं, करनाल में, कि मैं तुम्हारा ये नुकसान कर दूंगा, ये नुकसान कर दूंगा। हम उनकी जो तानाशाही है उसके खिलाफ 23 मार्च को मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और जो 8 एक्टिविटी का पैसा काटा गया उसको लागू करवाएंगे। और कुछ आशा वर्करों को कोविड का टीका लगने से, पानीपत की एक बहन जी की डेथ हुई है, उसको 50 लाख का जो मुआवजा वो दिया जाए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने कहा था, उसके लिए बाकायदा टाल मटोल कर रही है हरियाणा सरकार। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम जिला मुख्यालय पर कर रहे हैं। 23 मार्च को चंडीगढ़ कूच। बात करेंगे अब होडल की। होडल के अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू हो चुकी है। किसान अपनी सरसों की फसल को लेकर मंडी में आना शुरू कर दिया है और इस समय किसानों को सरसों की फसल का भाव सरकारी भाव से ज्यादा मिल रहा है। सरसों की फसल का सरकारी भाव 4600 रुपए है और किसानों को प्राइवेट एजेंसी द्वारा 5000 से 5200 रुपए तक मिल रहा है। अब तक मंडी में 1000 क्विंटल सरसों की खरीद हो चुकी है। इस मामले पर सेक्रेटरी ने कहा कि ज्यादा भाव मिलने से किसान खुश हैं। होडल की मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी अनूप पराशर ने बताया कि होडल की मंडी में किसान अपनी सरसों की फसल को लेकर आने लगे हैं। उन्होंने बताया कि अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है और अभी सरसों की फसल को प्राइवेट एजेंसियों द्वारा ही खरीदा जा रहा है। प्राइवेट एजेंसी किसानों की सरसों की फसल की खरीद सरकारी भाव से ज्यादा भाव पर कर रहे हैं। सरसों की फसल का सरकारी भाव 4600 रुपए है
और ये 5,000 रुपए से लेकर 5,200 रुपए तक खरीद रहे हैं। किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है। जो है अभी हमारी राइवल 1-2 दिन से स्टार्ट हुई है और करीबन 1000 क्विंटल तक हमारी राइवल आ चुकी है और करीबन 5,051 जो है प्राइवेट रेट चल रहा है। सरकारी रेट करीबन 4600 रुपये है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा रेट चल रहा है फिलहाल। तो सरसों की अभी स्टार्टिंग है, थोड़ी और संभावना बढ़ने की जो है राइवल अभी और आएगी। पूरा सीजन हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए हम बिजली, पानी, सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं और किसानों के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। तो गेहूँ के सीजन के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा हम पहले से तैयारी कर लेंगे। किसी प्रकार की सरकारी खरीद में कोई दिक्कत। खबरों में बात करेंगे अब उन दर्जन भर गांव के परेशान ग्रामीणों की जो कि बिजली किल्लत को लेकर परेशान हैं। बिजली की किल्लत के चलते दर्जन भर के किसानों ने सोहना बिजली बोर्ड का घेराव किया है। किसानों ने बताया कि बिजली के फॉल्ट लगातार आने के कारण उन्हें पर्याप्त रूप से बिजली नहीं मिल पा रही, जिस कारण उनकी फसल को भारी नुकसान हो रहा है। पानी नहीं लगने की वजह से फसल में हवा निकलने का डर बना हुआ है। समस्या को लेकर किसानों ने बिजली बोर्ड के अधिकारी से मिलने कार्यालय में आए थे, लेकिन एसडीओ के मीटिंग में व्यस्त होने के कारण उन्होंने अपनी समस्या वहां मौजूद अधिकारियों को दी। सोहना में गांव निबॉट फीडर से जुड़े गांव में लाइट की भारी किल्लत चल रही है, जिस कारण किसानों को पर्याप्त रूप से बिजली नहीं मिल पा रही। किसानों ने बताया है कि ये फसल के पकने का टाइम है। इस समय अगर उनकी फसल को पानी नहीं मिला तो उनकी फसल को भारी नुकसान होगा। किसानों ने बताया कि मुंबई हाईवे पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिस कारण आए दिन बड़ा फॉल्ट लाइट में होता रहता है। उन्होंने विभाग से कहा है कि रात के समय किसानों को पर्याप्त रूप से बिजली दी जाए ताकि वो अपनी फसल में पानी लगा सके। इस मौके पर किसानों के साथ आए बीजेपी ब्लॉक अध्यक्ष ने किसानों को आश्वासन दिया कि अधिकारियों से बात की जाएगी और कहा कि जल्द ही किसानों की बिजली की समस्या को दूर किया जाएगा। काफी देर तक लगाने वाला कोई नहीं पहुंचता है जी। और बिजली जो है दिन में आ रही है, हवा चल रही है, तो बिजली दिन की बजाय अगर रात में दे दी जाए तो फसल रात में हवा नहीं चलती है तो जमींदार अपना आराम से पानी बढ़ा ले। ये कौन से फीडर पे है कि जो समस्या है? बाड़ूदा दोहला फीडर वाले पे। करीब कितने गांव आते हैं इसमें? 10-12 गांव आते हैं जिसमें। तो इसमें कोई शिकायत करीब एसडीओ से कोई बात हुई है? चली है हमारी, फिर पूरी रात लाइट नहीं आई है, तो दिन में हवा चलती है तो हमें रात को लाइट चाहिए जो हमारे गेहूं सही से पक जाए। ये 20 दिन के लिए लाइट हमारी ढंग से कर दी जाए रात के टाइम में तो हमारे गेहूं ढंग से पक जाए, अन्यथा फसल हमारी बेकार है। ये जब आप शिकायत करते हैं तो क्या कह रहे हैं, क्या फॉल्ट आ रहे हैं, कुछ बताए इन्होंने? बहाने मार देते हैं कि बम्बई रोड पे डंपर ने तोड़ दिया तार, वो तोड़ दिया। ये तीसरे दिन की शिकायत है। अब के बाद तो हम बिजली से बहुत परेशान। कौन सा फीडर है, कितने गाँव आ रहे हैं इसमें? ये 12-15 गाँव है। ये निमोट से जो लाइन है, बालूदा, दोहला, हरचंदपुर, ये कई गाँवों की लाइट पड़ती है। खरोदा वगैरह की जो भी लाइट है ये सारी ऐसी चल रही है। चलिए खबरों में बात करेंगे अब कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में सरकारी स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की वहां लगातार धज्जियां उड़ रही हैं, क्योंकि जब गुरु ही नियमों की अवहेलना कर रहे हों तो भला छात्र कैसे नियमों का अनुसरण करेंगे। जब हमारी टीम कुरुक्षेत्र के पेहवा के सरकारी स्कूल में कोरोना गाइडलाइन की हकीकत को देखने पहुंची तो नजारा कुछ और ही नजर आया। स्कूल में ना तो टीचर्स ने मास्क लगाया था और ना ही वहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा हुआ था। जब स्कूल के टीचर्स ने को देखा तो उन्होंने देखा कि मीडिया कर्मी स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं, तो फिर क्या था, सभी अपने कर्मियों को छुपाते हुए नजर आए और इसके बाद हुआ यूं कि मीडिया कर्मियों पर ही स्कूल टीचर बिफल गए और एकजुट होकर मीडिया कर्मियों से ही बदसलूकी करने लगे और लकीर की फकीर इतना कहने लगे कि किसकी अनुमति से स्कूल में आए हैं, कहीं तुम उग्रवादी तो नहीं। शिक्षक जो कि बच्चों को संस्कार देकर बड़ा करते हैं, किस लहजे में अपनी गलती छुपाने के लिए बात कर रहे हैं। जिस मीडिया कर्मी से बदसलूकी हुई उसने बताया कि एक शिक्षक ने उससे न सिर्फ धक्का मुक्की और मारपीट की बल्कि उसका कैमरा भी खींच लिया। वहीं इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आश्री से जब बात की गई तो उन्होंने मामले में अनभिज्ञता जताई और कहा कि वो इस सारे मामले की पड़ताल करेंगे और नियमों के अनुसार वो आगे की कार्यवाही करेंगे, यही आश्वासन उन्होंने दिया है। के लिए गए थे तो पहले तो हमारे प्रिंसिपल जी जो हमारे साथ साथ चले, जब बाद में पीछे वाले कमरों में हमारे कैमरामैन और हम पहुंचे तो वहाँ एक टीचर ने हमसे कैमरा भी छीन लिया और हमें थप्पड़ तक मारे हैं, हमारे साथ हाथापाई की है। आप लोग अब क्या चाहते हो? हम कार्रवाई चाहते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? भटमाजरा का मामला है, मास्क लगाने का थोड़ा विवाद भी हुआ पत्रकारों। भटमाजरा स्कूल का विवाद मेरे संज्ञान में अभी नहीं लाया गया, ना ही
प्रशासन द्वारा ना ही विद्यालय स्टाफ द्वारा, आपके माध्यम से पता लग रहा है। लेकिन सभी के लिए कोविड-19 की इंस्ट्रक्शन की पालना करना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर कहीं ऐसा हुआ तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम जांच कराएंगे। जैसे मेरे संज्ञान में मामला आता है तो अभी आपने बताया तो इस विषय में मैं जानकारी हासिल करके कार्रवाई करेंगे। और ये तो जरूरी है कि सभी बच्चे संस्थान में कहा हुआ कि सैनिटाइज कराए बच्चों को, विदाउट मास्क ना टीचर हो ना बच्चे हो, और पूरी एहतियात बरतनी चाहिए। कोविड-19 की सभी इंस्ट्रक्शंस की पालना हो और शीघ्र ही इसमें हम जांच करके जो भी आवश्यक कार्रवाई जरूर करेंगे। तो सर आगे भी कोई आदेश देंगे और भविष्य में भी पहले भी निर्देश समय समय पे प्राइवेट गवर्नमेंट सभी स्कूलों को, सभी संस्थानों को, सभी कार्यालय को, जो भी हमारे खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय है, पालना तो वहाँ भी होनी है, कोई भी कार्यालय, और जितने भी शिक्षण संस्थान है, सरकारी है चाहे गैर सरकारी है। और आगे भी अब आपने ध्यान में लाया, दोबारा से फिर से हम उसको सख्ती से इसकी पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे और किसी तरह की इस तरह की अप्रिय। चलिए खबरों में बात करेंगे अब अगली खबर की। बीजेपी व्यावसायिक प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यालय पर विवाह शगुन योजना की जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। बीजेपी नेता सतीश खोला ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग की विधवाओं को उनकी लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपए की शगुन राशि मिलेगी। अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उनकी लड़की की शादी के लिए 41,000 रुपए मिलेंगे। कार्यालय पर लगभग 200 लोगों का आज आना हुआ। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की विस्तृत रूप से जानकारी दी। इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सभी वर्ग की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपये की राशि मिलती है। अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को उनकी लड़की की शादी के लिए 41,000 रुपये दिए जाते हैं। सभी वर्ग की विधवाओं, तलाकशुदा या निराश्रित महिलाएं, अनाथ बेसहारा बच्चों जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो, उनकी शादी के लिए 41,000 रुपये सरकार देती है। सामान्य और पिछड़े वर्ग से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, मतलब जिनका पीला कार्ड है, उनकी बच्चियों की शादी के लिए सरकार 11,000 रुपये देती है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।